डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के पैटर्न पे उनको करेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स को काट दिया इस बार, और इस बार प्रिपरेशन ऑफ K2 Cr2O7 और KMnO4 भी हटा दिया है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ गई है, लोड आ गया है, तो उनको हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट। ट्रांजिशन एलिमेंट हम किनको मान रहे हैं? उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं जिनके अंदर d ऑर्बिटल इज़ पार्टली फिल्ड इन एटॉमिक और इन देयर सम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एटम के फॉर्म में अगर कोई है या किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। अगर फुल्ली फिल्ड हैं सारे और चाहे एटम के फॉर्म में या उसके कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी वो फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तो इट विल नॉट बी ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये कह रहा है स्कैंडियम जो है 21 है, तो इसमें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 6 2 6 2 1 है, तो डी ऑर्बिटल में पार्टली फिल्ड है तो इट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? व्हेन द डी ऑर्बिटल इज पार्टली फिल्ड इन इट्स एटॉमिक और इन सम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो स्कैंडियम में 3d1 है तो एक इलेक्ट्रॉन है डी में, तो अनपेयर्ड है, तो इट इज़ ए ट्रांजिशन एलिमेंट। बट जिंक का केस देखते हैं। जिंक में 30 है तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 6 2 6 2 10। डी फुल्ली फिल्ड है, इट इज़ नॉट पार्टली फिल्ड, तो इसलिए भी ट्रांजिशन नहीं है। अगर हम जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है तो क्या होगा? तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसके केस में भी क्या होगा? 3d10 ही रह जाएगा। इसको फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 लिखोगे, तो फिर डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, इट इज़ नॉट पार्टली फिल्ड। देयरफॉर जिंक इज़ नॉट a transition element because its d orbital is not partly filled in its atomic as well as in its stable oxidation state। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कॉपर है, कॉपर का 29 है, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो 2 2 6 2 6 2 9 है यहाँ पे। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है मोर स्टेबल करने के लिए, तो 3d4 3d10 4s1 हो जाता है, तो डी ऑर्बिटल तो फुल्ली फिल्ड है कॉपर का, फिर भी इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों मानते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर के केस में डी ऑर्बिटल इज़ फुल्ली फिल्ड, इवन देन इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसमें हम कहते हैं कि जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन s से चला जाएगा और एक d से, तो इट विल बी 3d9 मीन्स पार्टली फिल्ड है, तो इसलिए कॉपर इज़ ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट विल हैव पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ऐसे ही सिल्वर का भी है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है और उसका 3d10 हो जाता है, 3d10 4s1, तो सिल्वर जब +2 ऑक्सीडेशन में होगा तो 3d9 होगा, तो इसलिए अगेन इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिसके अंदर डी ऑर्बिटल पार्टली फिल्ड है एटॉमिक फॉर्म में या उसके कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसलिए स्कैंडियम इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि उसके डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट जिंक इज़ नॉट क्योंकि उसके डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फुल्ली फिल्ड है, जब एटॉमिक फॉर्म में है और आयनिक फॉर्म में, दोनों केस में वही बात है, इसलिए ऐसा होगा। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। मतलब है जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों शो करते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ
सॉलिड को गैसियस एटॉमिक फॉर्म में लाना है तो जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आंसर में लिखता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of solid into gaseous atoms। ठीक है, कोई सॉलिड है, मान लिए सोडियम सॉलिड फॉर्म में है और उसको हम सोडियम एटम के फॉर्म में गैसियस फॉर्म में ले आते हैं तो एटम एटम अलग हो जाएंगे, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कब ज़्यादा होगी, जब उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी, और मतलब क्योंकि उसके अंदर हम जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग, इंटर इलेक्ट्रॉनिक मेटेलिक बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग। जब मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी। जैसे आप क्रोमियम के लिए पूछा जाता है, क्रोमियम जो है 24 है तो 3d5 4s1 बनता है, तो इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्ग। मेटेलिक बॉन्डिंग किसकी ज़्यादा होती है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उतना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। तो क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी और जिंक की कम होती है। जिंक में 30 है तो 3d10 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सारे फुल्ली फिल्ड है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग कम होगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होने का कारण है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उतना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगा। ओके, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। वाई इज Cr2+ रिड्यूसिंग एंड Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये कह रहा है कि दोनों के D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसका रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब ये है कि क्रोमियम जो है +2 से +3 में जाना चाहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होना चाहता है, ये इसका Cr2+ Cr3+ में जाना चाहता है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्यों ऐसा चाह रहा है, क्रोमियम +2 से +3 में क्यों जाना चाह रहा है, क्योंकि क्रोमियम का D में जब 4 होते हैं तो एक लूज़ कर देगा तो D में 3 रह जाएंगे, तो उस केस में T2G ऑर्बिटल जो है इट विल बी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। जो हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में देखते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स नीचे आते हैं, इनको T2G कहते हैं, और 2 ऊपर चले जाते हैं, उनको EG कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तो T2G में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऐसे आ जाएं, अगर 4 होंगे तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नहीं होंगे, 3 होंगे तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होंगे, तो दैट विल बी मोर स्टेबल। तो हम कहेंगे Cr2 wants to go in Cr3+ to acquire more stable T2G 3 configuration because T2G will be half filled। T2G हाफ फिल्ड होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और लूज़ करेगा तो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैंगनीज़ के केस में क्या है, Mn3+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्योंकि वो Mn2 में मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ D में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जब एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसमें D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो D ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, देयरफॉर मोर स्टेबल। तो इसलिए ये गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है,
तो हम सिंपली ये कहेंगे कि क्रोमियम +3 में ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मैंगनीज +2 में ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि डी ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होगा, तो इसका रिडक्शन होगा, तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये देना है कि इसमें T2G हाफ फिल्ड हो जाएगा, इसमें D हाफ फिल्ड होगा, तो ये +2 में जाना प्रेफर करेगा, ये +3 में जाना प्रेफर करेगा। ओके, हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन है वाई इज़ दी E0 वैल्यूज़ फॉर Mn3+ to Mn2+ कपल मच मोर पॉजिटिव देन फॉर Cr3+ क्रोमियम एंड Fe3+ Fe2+। एक्चुअल में क्या है, E0 वैल्यूज़ ज़्यादा पॉजिटिव होने का मतलब है कि इसका रिडक्शन आसानी से होगा। हम लोग जो E0 वैल्यूज़ लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे E0 वैल्यू हम लिख रहे हैं Mn3+ to Mn2+, मतलब है जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Mn2+ पे जाएगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हम लोग E0 वैल्यूज़ रिडक्शन के टर्म्स में देते हैं। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू E0 वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव आएगी, उसका मतलब है वो आसानी से रिड्यूस होगा। तो मैंगनीज +3 से +2 आसानी से जाना चाहता है, इसीलिए उसकी पॉजिटिव E0 वैल्यू है, और इन लोग इतनी आसानी से नहीं जाएंगे जितनी आसानी से Mn3+ to Mn2+ जाएगा। उसका कारण क्या है कि मैंगनीज इज़ मोर स्टेबल इन Mn2+ रादर देन Mn3+। Mn2+ में ज़्यादा स्टेबल क्यों है कि यहाँ पे D ऑर्बिटल में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो Mn3+ से Mn2+ में ये जाना चाहता है, हाफ फिल्ड हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो इसलिए इसकी E0 वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो हम इसमें ये कहेंगे कि एज Mn2+ इज़ मोर स्टेबल, therefore more stable because it has exactly half filled d orbital, therefore more stable। ठीक है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल कैसे है, मैंगनीज के पास 25 होते हैं, तो 3d5 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो Mn जब 3+ में है तो दो इधर से गया एक, तो 3d4 है, लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है। बट Mn2+ के फॉर्म में दो ये जाएंगे तो 3d5 मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड देयरफॉर मोर स्टेबल। ठीक है, तो जब भी किसी की E0 वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव हो, समझ लेना उसका रिडक्शन आसानी से हो रहा है। तो मैंगनीज Mn3+ से Mn2+ आसानी से जाएगा, इसलिए इसकी E0 वैल्यू मोर पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम एंड आयरन। ठीक है, हटा देते हैं इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ़ इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 25। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डाला गया है, डाइवैलेंट मतलब है उसके ऊपर चार्ज 2 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 25 दिया है, तो वैसे हमें मालूम है मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है। ठीक है, आप चाहे मैंगनीज लिख लो चाहे X लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो इसमें क्या होगा 3d5 4s2 हो गया। ठीक है, अब ये +2 ऑक्सीडेशन में कह रहा है, डाइवैलेंट आयन का मतलब है कि +2, तो Mn अगर +2 में हम लेंगे तो ये दो हट जाएंगे, तो रह क्या जाएगा 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n × n+2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं डाइवैलेंट आयन में, तो 5 × 7 हो जाएगा बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, तो दिस विल बी √35, तो 3.92 बोहर्स मैग्नेटॉन आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी का भी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन × n+2। ठीक है, तो अनपेयर्ड 5 हैं तो +2 7 हो गया, तो ये √ निकाल लिया, तो ये 5.9 आएगा, नॉट 3.9, 5.9। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स।
एक्चुअली जैसे CrNH3(6)Cl3 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है ना। तो जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं या कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के ज़्यादातर क्यों बनते हैं, उसमें ट्रांजिशन मेटल्स ज़्यादातर इन्वॉल्व क्यों होते हैं, ये बात है। तो उसका कारण ये है, उसमें आप कह सकते हो कि 3 मेन कारण हैं। देखिए ये जो हैं इनको डोनर्स कहते हैं या लिगेंड्स कहते हैं। ये लोन पेयर देंगे, ठीक है। तो 6 आ रहे हैं तो 6 लोन पेयर ये देंगे इसको। तो ये जब भी दे सकते हैं जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने की जगह हो और इनके साथ लगाव हो। यूँ भी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए इनके घर पे 6 मेहमान आ रहे हैं, तो किसी के घर पे 6 मेहमान जब भी आ सकते हैं जब उसके पास उनको रखने के लिए जगह हो और दिल में भी जगह हो, मतलब उनके साथ लगाव भी हो। तो एक्चुअल में क्रोमियम के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली बात कंडीशन ये हो गई, पहली कंडीशन हो गई कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो क्योंकि इनके ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है, साइज़ छोटा होता है। यहाँ पे क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, x + 0 - 3 = 0, तो x = 3। इस पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। चार्ज ज़्यादा हो, साइज़ छोटा हो तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो एज दे हैव स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हाई, so they can hold एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों बातें आ गई हैं समझ में। एक तो ये आ गई कि इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए। दूसरी बात ये आ गई इनके साइज़ छोटे होते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब चार्ज भी ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इन कारणों से ट्रांजिशन मेटल्स कैन जनरली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। इसको हटाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, 7th क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर 25, 3d5 4s2 है, तो ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। जबकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब खाली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं दिखाएंगे। ऐसे ही सेकंड वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है। पर ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो ये वेरिएबल दिखाते हैं। जैसे आयरन है +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, और भी दिखा सकता है। क्रोमियम है अलग अलग दिखाता है, ठीक है। कॉपर है +1 +2 भी दिखाता है। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, उसका कारण मेन ये है कि इनके आउटरमोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन्स बोथ कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल, सबसे बाहर और बाहर से एक अंदर वाले, बोथ कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, देयरफॉर दे विल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन। यहाँ के जब बाहर वालों के ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो +2 ऑक्सीडेशन। अब जब अंदर में से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आए। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का सबसे पहला कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल बोथ टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और दोनों पार्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देयर एनर्जीज आर क्वाइट सिमिलर। इसके अंदर नहीं ले रहे हैं, जैसे सोडियम है 11 है 2 8 1,
पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इन दोनों की एनर्जीज़ में क्वाइट डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट इनके केस में आउटरमोस्ट शेल और पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज आर क्वाइट सिमिलर। तो मेन बात यही कहना है कि बिकॉज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज देयर एनर्जीज आर क्वाइट सिमिलर। ओके बच्चों, तो आज यहीं तक रखते हैं। 7 क्वेश्चंस किए हम लोगों ने। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर और क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। इनको आप रिवाइज करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इनको ही आप अच्छा पक्का करके और इसी से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में से करें। अगली क्लास में हम उसको और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।